Bhandari. Hello students in today class we are going to discuss the औरंगजेब डिक्कन पॉलिसी रिजल्ट। औरंगजेब की जो डिक्कन पॉलिसी थी उसके रिजल्ट्स क्या थे, ये क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम 6 पॉइंट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ औरंगजेब बिकेम बेन इंस्टेड ऑफ बून। तो औरंगजेब की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, जो साम्राज्यवादी नीति जो थी औरंगजेब की, वो उसके लिए दक्षिण में एक वरदान नहीं बनी बल्कि एक अभिशाप बन गई। बेन मतलब अभिशाप बन गई। तो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी का क्या मतलब है कि औरंगजेब वांटेड टू इंक्रीज हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। नॉर्थ इंडिया तो उसके फोरफादर्स ने कन्क्वर कर लिया था, औरंगजेब वांटेड टू कन्क्वर साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया को कन्क्वर करने के लिए वो 25 साल साउथ इंडिया में रहा, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट नॉर्थ इंडिया में उसका इफेक्ट एडवर्सली हो गया। और साउथ इंडिया में उस टाइम 3 पर्टिकुलर पावरफुल जो स्टेट्स थी, वो बीजापुर, गोलकुंडा और मराठास, ये 3 पावर्स थी। और औरंगजेब एक रिलीजियसली फैनेटिक पर्सन था, मतलब वो अपने धर्म में इतना अंधा था कि उसको सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुस्लिम रिलीजन ही दिखाई देता था। और इसलिए उसने जो शिया स्टेट्स थी, बीजापुर और गोलकुंडा, उन दोनों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए का उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। तो और शियास की जो स्टेट्स थी वो मराठास को टैक्स देती थी, रिवेन्यू देती थी चौथ। तो अब जब शियास की स्टेट को औरंगजेब ने कन्वर्ट कर लिया तो मराठास को जो रिवेन्यू मिल रहा था वो रिवेन्यू मिलना बंद हो गया। तो इस वजह से मराठास उसके डायरेक्ट कन्फ्लिक्शन में फेस टू फेस हो गए औरंगजेब के, और मराठास का उसके साथ जो फेस टू फेस वॉर हुई, जो उसके सामने आ गए कन्फ्लिक्शन हुआ, दैट बिकम ए बिकॉज ऑफ द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी जो उसने फॉलो की वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक वरदान की जगह अभिशाप साबित हो गई, और मराठास के अटैक की वजह से उसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी हुआ। नेक्स्ट रिजल्ट है अटैक ऑन मुगल प्रेस्टीज। तो औरंगजेब की जो डिक्कन पॉलिसी थी उसने कहीं ना कहीं मुगल की जो प्रेस्टीज थी, मुगल एम्पायर की डेफिनेटली एक प्रेस्टीज थी। कैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब बड़े पावरफुल रूलर्स माने गए हैं और इन्होंने मेडिवल इंडिया में एक स्टेबिलिटी दी कंट्री को, स्टेट में गवर्नमेंट चलाने के लिए। लेकिन जो औरंगजेब की जो डिक्कन पॉलिसी थी उसकी वजह से वॉर्स, बहुत लॉन्ग वॉर्स हुई, मराठास के साथ इसकी वॉर हुई। तो 25 साल तक औरंगजेब साउथ में रहा। तो और उसके जो सोल्जर्स थे वो नेचुरली ह्यूमन बींग्स थे, तो वो होम सिक हो गए। इतने साल तक जब वो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से दूर थे वो लोग, और प्रॉपरली उनकी जो ट्रेजरी थी, वो खजाना भी औरंगजेब का खत्म होता चला जा रहा था। ये नौबत आ गई थी कि 3-3 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिल पाती थी। और मराठास जो थे वो स्टैंडिंग क्रॉप्स जो होती थी उसको लूट लेते थे। तो बहुत से सैनिक सोल्जर्स तो औरंगजेब के भूख से ही मर गए बैटलफील्ड के अंदर, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। तो अब वो स्टारवेशन हो रहा था, 25-25 साल से वो अपने घरों से दूर थे। तो इससे क्या, उससे वो होमसिक भी हो गए और उन्हें लगा कि साउथ इंडिया में अब हमें वॉर्स नहीं करनी चाहिए, और नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने का उन्होंने जब मन बनाया तो उससे कहीं ना कहीं ये दिखाया दिया कि सोल्जर्स, मुगल सोल्जर्स जो हैं वो लड़ने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो के ऊपर जो मुगल की जो प्रेस्टीज बनी हुई थी उसके ऊपर भी एक अटैक हो गया बिकॉज ऑफ द औरंगजेब डिक्कन पॉलिसी। थर्ड पॉइंट जो था, जो रिजल्ट था, दैट वाज द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये जो वॉर इतनी लंबी चलेंगी तो उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस तो ऑब्वियसली होना ही है। औरंगजेब वाज गेटिंग नथिंग फ्रॉम दिस साउदर्न वॉर्स, बट उसकी उसका जो सरकारी खजाना जो था, ट्रेजरी जो थी, दैट वाज डिप्लेटिंग डे बाय डे, और वो दिन पर दिन खत्म होता चला जा रहा था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी औरंगजेब को मिले और उसके पास सैलरी तक नहीं बची अपने सोल्जर्स को देने के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिजल्ट है, दैट इज द लॉलेसनेस इन नॉर्थ इंडिया। अब जब औरंगजेब साउथ इंडिया में रहा 25 साल तक, आज का टाइम वो नहीं था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो या मोबाइल्स हो या ईमेल्स हो कि व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ इंडिया, औरंगजेब को पता चल जाए साउथ इंडिया में बैठे हुए, ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पर जब वो नॉर्थ इंडिया को कम्प्लीटली उसको नेगलेक्ट करना पड़ गया, क्योंकि 25 साल तक वो जब साउथ इंडिया में रहा तो नॉर्थ इंडिया के जो अफेयर्स थे उसके वो कम्प्लीटली नेगलेक्ट हो गए, और वहाँ के पर जो रिवोल्ट्स होने लगी, क्योंकि जो ऑफिशियल्स वहाँ बचे और मुगल के जो लेटर मुगल्स जो थे, औरंगजेब के सन और जो उसके वहाँ पर ऑफिशियल्स थे, वो करप्ट हो गए, क्योंकि उनके ऊपर कोई रूलर नहीं था प्रॉपर औरंगजेब की तरह। तो इस वजह से वो करप्ट हो गए, लॉलेसनेस हो गया पूरा नॉर्थ इंडिया में, जिसका रिजल्ट क्या निकला, सतनामी रिवोल्ट हुए, सिखों के रिवोल्ट हुए, जाट्स के रिवोल्ट हुए। तो इस वजह से पूरी लॉलेसनेस हो गया नॉर्थ इंडिया के अंदर भी।
नेक्स्ट इज बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मराठास जो थे वो एक स्टॉन्च एनिमी बन गए थे औरंगजेब के, और मराठास औरंगजेब के सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देते थे जो जरूरी थे वॉर को जीतने के लिए। जैसे स्टैंडिंग क्रॉप्स थी तो स्टैंडिंग क्रॉप्स को वो लूट लेते थे। सूरत को मराठास ने बहुत लूटा, और इस वजह से औरंगजेब की जो क्राइसिस हुए, जो बैकबोन थी, जो इकॉनमी थी, वो कहीं ना कहीं टूटने लग गई। तो इसका बैड इफेक्ट एग्रीकल्चर पर भी पड़ा, जब वो फसल को लूट कर ले जाते थे और जो चीज़ें लूट नहीं पाते थे उसको मराठे ख़त्म कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। तो औरंगजेब को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। अब जब एग्रीकल्चर उसका इफेक्ट हो रहा है तो उसके बाद एग्रीकल्चर लॉस होने से भूखमरी भी बढ़ेगी, स्टार्वेशन भी बढ़ेगा, और रॉबरीज भी बहुत बढ़ गई। तो हाईवेज पर रॉबरीज बढ़ने लग गई। हाईवे पर जो रॉबरी हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं उसका जो ट्रेड और कॉमर्स था वो भी डिक्लाइन की तरफ चला गया। लास्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट है, वो है मराठा वॉर्स। तो मराठास जो था, मराठा वॉर्स में औरंगजेब ने एक डिप्लोमेट का, एक स्टेटमेंट का उसने प्रॉपर एक रोल प्ले नहीं किया। वो जस्ट एक फैनेटिक मुस्लिम, एक ज़िद्दी मुसलमान की तरह से ही उसने युद्ध किया कि मुझे शियास को ख़त्म करना है, और जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, रायता फैलाना। तो औरंगजेब ने साउथ इंडिया में आकर एक ऐसा रायता फैला दिया कि जिसकी वजह से साउथ इंडिया तो उसके हाथ से निकल ही गया और उधर से नॉर्थ इंडिया भी निकल गया। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा जो थे वो मराठास को, जैसे मैंने बताया, रिवेन्यू देते थे, और औरंगजेब के ने जब उनको डिफीट किया तो मराठास को रिवेन्यू मिलना बंद हो गया। तो औरंगजेब को इसमें करना क्या चाहिए था? बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स का ये मानना है कि औरंगजेब को मराठास को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर बीजापुर और गोलकुंडा मराठास के अंडर में कर देनी चाहिए थी। अगर मराठास के अंडर में वो बीजापुर और गोलकुंडा को करता तो भी उसकी दक्षिण विजय हो जाती। मराठास उसको टैक्स देते, और बीजापुर और गोलकुंडा में जो ये इतना सब उत्पात हुआ, इतनी जो वॉर्स हुई, इतने जो सोल्जर्स मारे गए, ये सब नहीं होता। और वो खुद नॉर्थ इंडिया में रहकर ही नॉर्थ इंडिया को तो प्रॉपरली कंट्रोल करता ही, और साउथ इंडिया अगर वो मराठों को दे देता, बीजापुर और गोलकुंडा, तो उसको मराठा से रिवेन्यूज भी मिलता, और जो ये प्रॉब्लम्स उसने साउथ इंडिया में फेस की वो फेस नहीं करता, और वहाँ नॉर्थ इंडिया में बैठकर वो नॉर्थ इंडिया को भी प्रॉपरली कंट्रोल कर लेता। तो जैसे ये बोला जाता है कि नेपोलियन ने भी वही गलती की जो बाद में इसमें औरंगजेब ने की। दोनों ने एक ही गलती की। नेपोलियन का जो जिद थी वो स्पेन को जीतने की थी। तो नेपोलियन ने बाद में एडमिट भी किया कि जो स्पेनिश अल्सर जो था उसने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया और उसको डिफीट दिलवाई, और औरंगजेब का जो ये डिकन पॉलिसी थी वो भी उसके लिए एक अल्सर बन गई। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि औरंगजेब की डिकन पॉलिसी का रिजल्ट ये था कि दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, इट वाज अ फेलियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।